वो तो मैं जानता हूँ, बट उसके अलावा और कुछ फेस टू फेस मीटिंग द प्रेस ಹೋದ್ಸರಿ ನೋಡಿರ 2 ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ನಾಯಕ್ ಅಂತ నేను చెప్తాను. చట్టంలో ఆలస్యంగా నడుస్తుంది. జరిగిన ఆలస్యానికి చింతించండి. చింతిస్తున్నాం కదా, చింతించండి. ఇవాళ కూడా బిజీగానే ఉంటారు. आपने बड़ा किया है। इधर आ, हेलो देखो सब लोग उनको बोलते भाई मैंने बंद रखा और वीर सागर जैन, आप सबसे निवेदन है आप कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को उनकी ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करूं। उनके बारे में एक छोटा सा परिचय। नवनालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह पाली और बौद्ध अध्ययन के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। पूर्व में BHU में वरिष्ठ प्रोफेसर रहे। उन्होंने टोक्यो में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने स्वीडन और भारत के विजिटिंग प्रोफेसर के पद में भी कार्य किया है और फुलब्राइट और जापान फाउंडेशन पुरस्कारों सहित प्रतिष्ठित फेलोशिप प्राप्त की है। 4 प्रकाशित पुस्तकों और 72 से अधिक शोध पत्रों के साथ डॉक्टर सिंह ने विश्व स्तर पर व्याख्यान दिए हैं और भारतीय और जापानी बौद्ध परंपराओं, पाली संस्कृत साहित्य और भारतीय परंपरा के व्यवहारिक पहलुओं का सक्रिय रूप से अन्वेषण किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह। माननीय संचालिका महोदय, सम्मानित विद्वत्गण, मंचित यासीन वक्तागण, ये मेरा सौभाग्य है कि साहित्य अकादमी ने मुझे इस सत्र की अध्यक्षता का अवसर दिया। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, इस सत्र की अध्यक्षता किसी और को करनी थी। मुझे अभी पता चला है कि मुझे अध्यक्षता करनी है। शास्त्रीय भाषाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि 11 मान्य शास्त्रीय भाषाएं भारत में हैं। कुछ और भाषाओं का आग्रह है कि उन्हें भी शास्त्रीय भाषाओं के तौर पर स्वीकार किया जाए। शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देने की बुनियादी तौर पे भारत सरकार द्वारा निश्चित
3 बिंदु हैं जिनके आधार पर उनका निर्णय किया जाता है। पहला ये है कि कोई भाषा कम से कम 1500 से 2000 वर्ष का उसका इतिहास हो, उतनी प्राचीन हो। दूसरा ये है कि उस भाषा का प्रचुर मात्रा में साहित्य उपस्थित हो। और तीसरा ये कि वो भाषा और उसका साहित्य किसी दूसरी भाषा से अनुदित ना हो, वो मौलिक हो। इन तमाम शास्त्रीय भाषाओं को इस वर्तमान भारत को बनाने में, उसकी संस्कृति के निर्माण में जो भूमिका रही है, जो पॉलिटिकल विमर्श में, हम राजनीतिक विमर्श में बोलते हैं कि एक सलाद की प्लेट की तरह रही है, जिसमें उन सब की का अपना अपना सुंदर अस्तित्व है और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती रही हैं, एक दूसरे को संवाद करती रही हैं, उनसे आदान प्रदान करती रही हैं और इस तरह से हमारा समूचा शास्त्रीय भाषाओं का एक संसार का निर्माण हुआ है। इन शास्त्रीय भाषाओं के अलग अलग विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाया है, लेकिन क्रमशः कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसके विद्वद्गण हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे संभवतः इसलिए चुना गया होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पहले 6 भाषाएं पहले से थी और 5 अभी 2024 में भारत सरकार ने घोषित किया। बंगाली है, पाली है और प्राकृत है। ये एक दुखद स्थिति थी। मैं एक बौद्ध विद्या का छात्र हूं, तो पाली भाषा के विद्यार्थी होने के नाते एक दुखद स्थिति थी कि पाली या प्राकृत, जो जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, ये दोनों प्राचीन भाषाएं अभी तक जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में शास्त्रीय भाषाएं स्वाभाविक तौर पर मानी जाती थी, वो भारत में ही ऑफिशियल शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा उन्हें नहीं मिला था। ये पूर्ण काम वर्तमान सरकार ने 2024 में किया। इसके लिए हम सभी प्राच्य विद्या के लोग वर्तमान सरकार के आभारी हैं। इन शब्दों के साथ मैं सबसे पहला वक्ता जी इसके साथ मैं अब संचालिका महोदया से निवेदन करूंगा कि आगे आगामी वक्ताओं को क्रमशः निमंत्रित करें। हम बताना चाहेंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वक्ता के पास 10 मैक्सिमम 12 मिनट का समय होगा, ताकि अंत में परिचर्चा हो सके या सवाल जवाब के लिए समय हो। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार झा अविचल को। श्री अशोक कुमार झा अविचल प्रख्यात मैथिली भाषाविद, आलोचक, संपादक, कवि, कहानीकार और नाटककार हैं। वो अशोक अविचल उपनाम से लिखते हैं। उनके द्वारा लिखित एवं संपादित लगभग 24 पुस्तकें मैथिली, संथाली एवं हिंदी में संकलित हैं। उन्हें भाषा रत्न पुरस्कार, इस्पात भारती सम्मान, साहित्य देवी सम्मान, पूर्वांचल सम्मान, राजकमल चौधरी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। वह साहित्य अकादमी के मैथिली सलाहकार बोर्ड के संयोजक थे। श्री अशोक कुमार झा अविचल। ये इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी, मंच पर उपस्थित शब्द ब्रह्म के सभी उपासक और सम्मानित सभागार, सर्वप्रथम मैं साहित्य अकादमी और जिन किसी ने भी विषय का निर्धारण किया उनको आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति कि बहुत ही ज्वलंत और अच्छे विषय पर इन्होंने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। चूंकि समय कम है इसलिए मैं आलेख नहीं पढ़ूंगा। 10 मिनट में जो संभव है वो मुख्य बिंदु पर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करूंगा।
शास्त्रीय भाषा की अवधारणा हमारे देश में प्राय 2020 से प्रारंभ होती है चर्चा विमर्श में, जब तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है और सरकार द्वारा साहित्य अकादमी के साथ विमर्श के उपरांत शायद एक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो जब हम शास्त्रीय भाषा का उल्लेख करते हैं तो प्रथम दृष्टिया तो दिमाग में आता है क्लासिकल, जो जैसे हम संगीत में शास्त्रीय संगीत जिसकी एक परंपरा होती है, विधा होता है, घराना होता है, और लगभग साहित्य में भी जब हम शास्त्रीय भाषा के मापदंडों को देखते हैं तो जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, प्राचीनता, निरंतरता और मौलिकता, इस 3 विषयों को ध्यान में रखकर इसका निर्धारण किया गया। वैसे जब हम देखते हैं कुछ विशेषज्ञ जो भाषाविद लोग हैं, उसमें एलहर्ट भी हैं, ये लोग इसको जो लुप्त प्रायः भाषाएं हैं उनको भी श्रेणी में रखते हैं। जिन भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है और वह संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, परंपरागत रूप से उन्होंने काफी सेवा की है। क्योंकि प्राचीन जो भाषाएं हैं, जैसे अभी पाली की चर्चा हो रही थी, प्राकृत की चर्चा हो रही थी, अगर पाली और प्राकृत को हम संरक्षित नहीं रखेंगे तो ज्ञान विज्ञान की हमारी परंपरा ही हमसे विच्छिन्न हो जाएगी। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ बातें समक्ष आती हैं, और मैं देख रहा हूं कि भारत में हम लोग एक विचित्र प्रकार के मानसिकता में जीते, कुछ तय नहीं करते, यानी परिस्थितियां तय करती चली जाती है। तो एक अच्छी पहल जो शास्त्रीय भाषा की है वह भी कहीं न कहीं संपूर्ण रूप से विचारित नहीं है, इसलिए कि हम देखेंगे कि 20 में जो मापदंड हम तय करते हैं हम 21 में बदल डालते हैं, 21 में जो तय करते हैं फिर 24 में निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है कि हम निर्णय पहले लेते हैं, मापदंड बाद में तय करते हैं। यही हाल देखेंगे हम जब राज्य का निर्माण भारत में हो रहा था तो उस समय भी यही स्थिति थी। पहले भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ, फिर जब अष्टम अनुसूची में भाषाओं को देना प्रारंभ हुआ तब राज्य निर्धारित करेगा अनुशंसा जरूरी है, हमारी जो व्यवस्था है उसमें। अब जिस राज्य की राजभाषा नहीं है वो उसे अनुमोदित नहीं करेंगे, फिर जो राज्य की भाषा नहीं है उसे भी सम्मिलित किया गया। अब शास्त्रीय भाषा में भी ये सारी बातें हैं। तो अगर हम राज्य ही करेगा तो जरूरत, तो फिर हम कह रहे हैं भाषा आधार पर राज्य बनाएंगे, तो द्वंद है कि या तो भाषा को अलग रखें राजनीति से, अगर राजनीति से रखते हैं तो हर भाषा का अपना राज्य होना चाहिए। जैसे मैथिली के साथ हुआ, 2003 में अष्टम अनुसूची में स्थान मिला, जबकि सभी जानते हैं, हमारे विद्वज्जन हैं, कि उत्तर पूर्वी भारत जो है, उत्तर पूर्व भारतीय जिसे नवीन भारतीय भाषा कहते हैं, उसमें अगर सबसे पहले साहित्यिक परंपरा का विकास हुआ तो मैथिली में हुआ, जानकी की भाषा है। और विद्यापति, महाकवि विद्यापति, कबूतकोकिल विद्यापति को मैथिली ही नहीं, बंगला, उड़िया, असमी, सभी पूर्वोत्तर भाषा भाषी अपना आदिकाल में सम्मिलित करते हैं, हिंदी भी अपना आदिकाल में सम्मिलित करते हैं। अब इतनी पुरानी भाषा को साबित करने की जरूरत थी, चूंकि राजभाषा नहीं थी, चूंकि मैथिली का कोई राज्य नहीं था, तो सरकार से अनुमोदन होने और यहाँ तक पहुँचने में उसे 2003 लग गया, कितना दिन, जबकि साहित्य अकादमी ने 66 में ही मान्यता दे दी। नेहरू जी का राष्ट्रकाल था, उसी समय वो मान्यता मिल गया। मगर मैं राजनीति की केवल चर्चा करता हूँ, अभी भी शास्त्रीय भाषा की बात हो रही, तब राज्य सरकार को भेजना है। जहां तक मैथिली का प्रश्न है, हमारी साहित्य अकादमी और भारत सरकार ने मागधी मूल की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर यह तो स्वीकार कर लिया है कि मैथिली कितनी पुरानी भाषा है। क्योंकि मागधी मूल की जितनी भाषाएं हैं उसमें वो सभी मुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं। क्योंकि ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर जो 13वीं शताब्दी की रचना है, उससे पूर्व का कोई गद्य ग्रंथ नवीन भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। मैं प्राचीनता की बात कर रहा हूं। जहां तक प्रमाण की बात है तो आप लोग को शायद राम कथा सबों को मालूम होगा, तो याद कीजिए, बहुभाषाविद हनुमान जब जानकी जी से मिलने अशोक वाटिका में जाते हैं, राम कथा में उल्लेख है, तो
उन्हें यह चिंता सताती है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो जानकी को यह न समझ में आवे कि रावण का कोई दूत है, मायावी है जो भेष बदल कर आया है। तो वह सोचकर जानकी की मातृभाषा मानुषी भाषा में संवाद करते हैं। यानी भाषा का अस्तित्व का इससे अधिक आपको क्या प्रमाण चाहिए? राम कथा अगर प्रमाणित है तो मैथिली का अस्तित्व प्रमाणित है। राम कथा की जो प्राचीनता है वो मैथिली की प्राचीनता है, वो स्पष्ट है। उससे आगे चलते हैं। देखिए, मिथिला का जो क्षेत्र है वह साहित्यिक परंपरा का क्षेत्र है, क्योंकि खट दर्शन में से 4 दर्शन का प्रणयन नहीं हुआ है। ये तो सभी जानते हैं, जो हिंदी लिखते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, जो कई भाषा जानते हैं कई भाषाओं में लिखते हैं। तो विद्यापति भी, ज्योतिश्वर ठाकुर भी संस्कृत के बड़े विद्वान थे और वे संस्कृत में उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और उन्होंने देसी लवैना कहकर मैथिली में पदावली लिखा जो सबको मालूम है। और वहां से उसके बाद ही उन्होंने जब उद्घोष किया कि देसी लवैना सब जन मिठा, उनको जब आक्षेप तुलसीदास को जिस प्रकार अवधी भाषा में लिखने पर लोगों का आक्षेप सहना पड़ा कि संस्कृत को छोड़कर ये काहे देसी लवैना में लिख रहे हैं, उसी तरह उनसे पहले विद्यापति को संस्कृत के जो विद्वज्जन थे उनकी निंदा सहनी पड़ी और उन्होंने घोषित किया कि बाल चंद विद्यावई भाखा धुन लग गई दुर्जन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर सोहे ई निश्चय नार मन होए। यानी बालचंद और विद्यापति की भाषा को किसी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आम जनों की भाषा है यह बढ़ती ही जाएगी। और उसके बाद ही आप देख रहे हैं, चाहे बांग्ला साहित्य में हो, उड़िया साहित्य में हो, हिंदी साहित्य में हो, या अवधी हो, तुलसीदास हो, रसखान हो, यानी देसी लवैना में अपने अपने जनपदों की भाषा में साहित्य सृजन की परिपाटी गति पकड़ती है। यानी 1250 के 1200 ईस्वी के बाद से तो निरंतर पुस्तकें मैथिली में उपलब्ध है, जो पुस्तकें उपलब्ध है। उससे पहले हम जाते हैं तो चर्यापद का समय आता है और चर्यापद से पहले भी 375 ईस्वी के आसपास बड़ा मिहिर का समय आता है और बड़ा मिहिर के पुत्र डाक घाक और भद्री के कृषि विज्ञान से संबंधित सूक्तियों से भरा पड़ा है मैथिली साहित्य, जिसमें ज्योतिष विज्ञान से संदर्भित सारी उक्तियां हैं। तो तीसरी सतर, उसके आगे जब हम शिलालेखों में जाते हैं तो मिथिलाक्षर लिपि, जितनी भी संस्कृत की प्राचीन पुस्तकें हैं जिसका मैंने अभी चर्चा किया, वह ब्राह्मी लिपि में है, यानी मिथिलाक्षर लिपि में है। मिथिला क्षेत्र में जितने संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए, जिसकी हजारों पांडुलिपियां आज भी अप्रकाशित भी है, प्रकाशित भी है। और मैंने 4 दर्शन की चर्चा किया। आधा से अधिक वेद का जो अवतरण हुआ है वो मिथिला क्षेत्र में हुआ है। कंप्लीट शुक्ल यजुर्वेद का हुआ है। वेद का जो सामबद्ध किया गया है वो मिथिला में ही किया गया है, गौतम ऋषि के आश्रम में किया गया है और वह सारी मिथिलाक्षर में मिलती है। तो ये अद्भुत बात है कि सत्य को साबित करने की जरूरत होती है। यानी मिथिलाक्षर लिपि थी तो स्वाभाविक है मैथिली भाषा थी। मिथिलाक्षर लिपि का अस्तित्व तो आप स्वीकार करते हैं कि मिथिलाक्षर लिपि ललित विस्तर ग्रंथ में पूर्व वैदेही लिपि के रूप में उसका वर्णन है और बांग्ला के विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बांग्ला लिपि के रूप में आज जो साहित्य सृजन हो रहा है यह पूर्व विदेही लिपि का ही भाग है, जो पूर्व मिथिलाक्षर। तो प्राचीनता और मौलिकता, क्योंकि सबसे पहले साहित्य में खुद मौलिकता की तो भावना को इसमें अभी 24 के मापदंड में शिथिल किया गया है, क्योंकि किसी न किसी भाषा से ही सभी हम लोग संस्कृत को उक्त मानते हैं कि संस्कृत से उद्भूत भाषा है तो स्वाभाविक है शब्द क्रियापद आदि में संयोजन होगा ही, वो लिया ही जाएगा। मगर प्राचीनता, निरंतरता, क्योंकि आज लगभग 1200 लेखक जीवित मैथिली लिख रहे हैं। 1200 जिसकी पूरी डायरेक्टरी प्रकाशित है। डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने मैथिली लेखक कोष प्रकाशित किया है, जिसमें 1200 लेखक, 1200 से ऊपर 1270 या कुछ है, इतने लेखक अभी जीवित हैं जो लिख रहे हैं। जो पहले से हैं उनकी मैं चर्चा नहीं करता हूं। तो ज्योतिश्वर ठाकुर से पुराना गद्य नहीं नवीन भारतीय भाषाओं में, विद्यापति से पुराने कोई कवि की परंपरा नहीं, महाकवि की परंपरा नहीं। मापदंड होता है, उस मापदंड पर हमें साबित करने के लिए, मगर फिर भी उन मापदंडों को मानते हुए मैथिली भाषा में 1400 पृष्ठों का प्रस्ताव सरकार को उपलब्ध कराया गया है। 1400 पृष्ठों में शायद, जिसमें सारे शिलालेख अभिलेख, चूंकि बंसी का पर्वत आप लोगों को ध्यान पर होगा जो अमृत मंथन हुआ था, उसमें जो बासुकी नाग और मंदार पर्वत का जिक्र है
वो बौंसी के पर्वत का शिलालेख तिरहुता में है। मल्लदेव 297 ईस्वी में का शिलालेख भगवानपुर में है जो तिरहुता में लिखा हुआ है। तो जितने आप प्राचीन अभिलेखों को देखेंगे तो यह 2000 वर्ष से ऊपर से यानी लगभग 2700 वर्ष की परंपरा है अभिलेख के माध्यम से, और साहित्यिक परंपरा जो है वह 2200 से 2400 वर्ष तक निरंतरता में प्राप्त होती है मैथिली की। हाँ, जैसे ये आप सभी जानते हैं, आज भी हजारों पांडुलिपियां अप्रकाशित पड़ी हुई है जिनको पढ़ने की भी जरूरत है, उसको प्रकाशित करने की भी जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि राजनीति और भाषा को अलग रखते हुए, जिसका जो अच्छा तो यह रहा होता कि 2400 भाषाएं जिसके संबंध में साहित्य अकादमी के पास सारी जानकारी है, सरकार उससे प्राप्त करती, एक सम्यक कमेटी बनाती। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सारी भाषाएं उपयुक्त भाषाएं हैं, योग्य भाषाएं हैं, और भाषाओं को सम्मान देकर ही हम अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। मगर और जनक की भाषा मैथिली, हमारी प्राचीन लिपियों में से एक की भाषा मैथिली, मिथिलाक्षर, देश को विद्यापति जैसे महाकवि देने वाला मैथिली, ज्योतिश्वर ठाकुर जैसे गद्यकार देने वाला मैथिली को आज तक सम्मिलित नहीं किया जाना शास्त्रीय भाषा की अवधारणा को उसी प्रकार कुंठित करती है जिस प्रकार मिथिला राज्य का स्थापना न होना, जो मिथिला राज्य पहले भी था, राम के समय में भी, यानी त्रेता युग में जिसका अस्तित्व है, द्वापर युग में जिसका अस्तित्व है, और आज वो मिथिला राज्य नहीं बन पाया है, और इसीलिए ये सब समस्याएं उठती। अगर मिथिला राज्य रहता तो मैथिली को स्वतः प्रस्ताव उसी समय हो जाता। तो पहले तो 2-4-10 साल इसमें लगाते हैं कि राज्य सरकार भेजेगी, राज्य सरकार भेजेगी, और फिर वो जब सारा है तो, मगर माध्यम होना चाहिए। यानी मानते सभी हैं कि पुरानी है, सब कुछ ठीक है, आदर भी देते हैं, मगर जब मान्यता देने की बात आती है तो सरकारी प्रक्रियाओं में समय लग जाता है। और इससे क्या होता है, अनावश्यक जो भाषा जोड़ने वाली है, जिसने सभी भाषाओं को अपने भाषा में साहित्य सृजन की तरफ प्रेरित किया, उस भाषा को भी लड़ना पड़ता है। तो साहित्य में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं केवल आग्रह करता हूं, तो विश्वास करता हूं, क्योंकि एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषाओं को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है, महत्व दिया गया है, और मौलिक सोच गौतम और कनाद जैसे विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की धरती, जिसने परमाणु का खोज किया, जिसने पोखरा, पादत्राण और छाते का खोज किया, गौतम ऋषि, ऐसे जगह पर फिर से मौलिक आविष्कार हो। इसलिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा और शास्त्रीय भाषा के रूप में मैथिली का जो वास्तविक स्थान है, जिसे सरकार प्रकारांतर से तो मान रही है, चूंकि हमारी अन्य सहयोगी भाषाओं को मिला है, ये अच्छी बात है। मैथिली को भी उन सभी मापदंडों पर चूंकि यह खड़ी उतरती है, मिलना चाहिए स्थान। यह कहते हुए मैं साहित्य अकादमी का फिर से आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे विषय पर विमर्श किया और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में शास्त्रीय शब्द से अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्रीय शब्द ऐसा अर्थ नहीं दे पाता। ये साउथ में क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्राचीन भाषा बोलते हैं। Sir, thank you. Because when you call it Shastri, There is time for discussion after this. please, when you call it Shastri, it is scientific language, not the board language. प्राचीन भाषा का होदा तमिल को दिया, तेलुगु को दिया, सभी अदर लैंग्वेजेस को दिया। ये क्लासिकल समझते हैं प्राचीन, not शास्त्री। शास्त्री is scientific. Well noted, but we will have discussion at the end of the. मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि बीच में सवाल न पूछें। एक बार सारे वक्ता अपना जो बोलना है बोलते हैं, उसके बाद हमने समय इसीलिए रखा है। पांडा एक भाषाविद, साहित्यिक आलोचक और अनुवादक हैं। वे वर्तमान में शास्त्रीय उड़िया में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के परियोजना निदेशक हैं। उनके नाम 15 पुस्तकें और कई शोध पत्र हैं। वे साहित्य अकादमी के उड़िया सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे और वर्तमान में भारतीय ज्ञानपीठ के उड़िया सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं और भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं। श्री बसंत कुमार पांडा। ओम ईड़ा सरस्वती मही तिस्र देवीर्मयर्भवः वैर्षिद्धं त्वं सिद्धा। ईड़ा मातृ संस्कृति, मही मातृभूमि, सरस्वती मातृभाषा, ये तीनों देवी हमारे ऊपर आशीर्वाद करें।
chair of this session, my co-presenters of this session, and esteemed audience, where all the heritage scholars are there. Madam Maniratnam is there. So this session is devoted to the classical languages and also the cultural heritage of India. And you know, the cultural heritage of India is based on these classical languages. In terms of the worldwide cultural importance, the great linguist Edward Sapir indeed included some of the languages. From India it is Sanskrit, Arabic, Chinese, Greek and Latin. After that, some other languages are also known to be classical with their ancient history, rich tradition and epigraphic writings. But now the concept of classical language has been taken a new form. In this background, Government of India has created a new category of languages declared as classical language. At the first time, classical language by Government of India by notification number such and such dated 12th October 2004, first language Tamil has been declared as classical. Then after that in 2005, Sanskrit has been declared as classical. Then you know in 2008, Telugu and Kannada became classical. In 2013, Malayalam became classical. In 2014, Odia became classical, these 6 languages. Now, our chairperson has already given the points of what is the criteria to be declared as classical, so I don't have to define all these things. Till today, Government of India has recognized 11 classical languages, each with a long history and significant contributions to literature and culture. And as we have heard before my speech, our heritage scholar from Maithili, and we hope perhaps in near future Maithili also will be declared as classical, because you know all these things, this criteria and everything was laid down by Professor Udhanarayan Singh, and his mother tongue is Maithili. Sanskrit, only if there is Sanskrit in India, no other language from eastern zone or our north zone Sanskrit and the south zone represented by Tamil. These 2 languages really very ancient in India. In Sanskrit, you know, all the Shastras are written in Sanskrit. There are 4 Purushartha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. And 4 major texts were written in Sanskrit. So it is told that only Vyasadeva, he has prepared so much of knowledge in Sanskrit. Namastute Vyasa Visala Buddhe Pullaravinnayata Patra Netram Jenantaya Bharata Tailaparnam Pracholitam Jnanamaya Pratibha. Whole of this land, if we will imagine is a Pradipa, then the oil of knowledge has been filled by none other than Vyasadeva. So many things. Then if Tamil, one of the world's oldest living languages with a literary tradition spanning over 2000 years, works like Thirukurala, Silapadikam, and very significant grammar Tolkappiyam. In Tamil, rich in poetry and classical literature, Telugu has historical texts, Mahabharatam of Nannaya, and also Amrutakalpam by Krishnadevaraya. Kannada, you know, Kaviraj Marga, Vachana Sahitya, and Pampas Bharata.
In Malayalam also, so many Ramacharitam and other ancient literature. In Odia, Sarala Mahabharata, then all writings of Panchasakha and so many things. And the epigraphies beginning from 3rd century BC. In Pali, you know the Pali is the language of ancient inscriptions and all Buddhist texts. Prakrita is the language of Hathigumpha inscription of Kharvela and also language of all Jaina text. Marathi is a classical language of Indo-Aryan family, and it is beginning from the Maharashtri Prakrita or Apabhransa, so many writings like Satavahana, from Satavahana era of 2nd century BC, like Gatha Saptasati and so many literature. In Indo-Aryan family, Mahabharata of Kasiram Das and Ramayana of Kritivasa and Chaitanya Charitamrita and so many authentic texts and writings of Shankaradeva, Saptakanda Ramayana of Madhava Kandali and so on. So now we will come to the cultural heritage. India's cultural heritage is vast and diverse. It is blended with the spirituality, art, literature and traditions that have evolved over thousands of years. Classical languages have played a crucial role in shaping the cultural heritage of India by serving as carriers of knowledge, tradition and identity. These languages, all these 11 languages are declared as classical, have preserved literary, philosophical and religious traditions for centuries. Their influence can be seen in various aspects of Indian culture, like preservation of knowledge and literature. So many great texts are there, like Arthashastra of Kautilya, like Astadhyayi of Panini, and many philosophical texts like Upanishad and scientific texts of Aryabhatta and Bhaskaracharya. Non-indulgent beyond all glamour, glory and the social scandals, getting into reckless, pointless things yet. I fancy my sisters to appreciate in spirit that I live alone in the company of others living alone, each one fortified by a lone ache of the heart. In fact, I was born in July, the volatile time of the year that did not categorize any much of my temperament. Now there are mornings when I wake up late, but I don't feel like getting up. Lying on the bed, I regret my squandered years, that I have been that type who fits in everywhere. Why should women fit in everywhere? I regret that. I have been that type who fits in everywhere. Why I have been just so perfect. Full of campaign and strategism, I still believe that it's possible to change the world, this planet. My sculpted sisters often look at me and sigh, quote unquote, I want to be a woman like you, bold and independent. My sisters, I am that imperfectly perfect woman. Take me as I am, maybe with a pinch of salt. I wish they saw some tiresome apprehension in there, some enduring experiment at most. Why only sisters? Even my mother's isolation is getting into my nerves. It's a detrimental amalgam, some kind of a panic of an unavoidable fright. Yet the gulf between me and my sisters has told me seclusion has its own goodies to offer. I cheer myself up. With some of them make believe not to make out, seclusion has become my only discipline, my skill, my dexterity and my mental state. These days, I live in a new house, a newly constructed house, that is, where no one lived in the past. No one made love, no one died, and no one got exhausted. Just that, the highlighted nature of the house makes it look paradoxically alive and intimate. I call it, quote unquote, the power of white.
Here, in fact, elsewhere, I sleep poorly. Forever, I am sleep disoriented. I boast, I swung, and I take advantage of that to become so prominent, well, such distinguished. I heard that the female combatant knows how to fight with the world even without a fight. She discerns not to raise her sword, but as a substitute, she holds up her heart. A sister's safeguard is not a resistance to counter others, but a sanctuary for a wretched heart. If recuperative of each other, it is the case with sisterhood. Someone please refurbish, revamp me, be my special kind of mind and body double, no matter where and what. So this is my idea of sisterhood. Difficult for me to forget my Odia identity anyway. So I have written a very nice poem, Akshay Patra in Jagannath Puri, about which Anamika ji was talking this morning. She talks about this poem so much. So let me read it out. Wow, how in some Odia household, or you go to the Jagannath temple, you never come back hungry. There is food for you. We talk so much about the food culture studies. We teach food studies in our classrooms, like we have things like glue cultural studies, we have sound culture studies, we have food culture studies. So probably this kind of a poem will fit into that discourse. I leave it to the professor sitting here. Akshay Patra in Jagannath Puri. That is the idea. In the kitchen, where the flames ignite, a symphony of manna-like tastes takes flight. The pots and pans of Daitapati is the cook in Jagannath temple, Daitapati, the chef's delight, create a world of pure gourmet. With earthen pots donned and wooden ladders in hand, a culinary dance in the temple, chef-like Chaiti Ghoda, intrepid and grand. Ingredients blend, a nicely choreographed band, creating dishes from far-off indigenous land. From eco-friendly spices and turmeric that stimulate the dormant senses to herbs that lend their fragrant senses. Here cooking is a gift, like Draupadi's, like Sita's, without pretense, a journey through life's varied lens. A search of love, a smidgen of conservation of the Mahaprasad. In every meal, a story of food and livestock to share. From earthen hearths to puja mandap, a journey rare, never-ending food's alchemy beyond compare. Sautéing, simmering, boiling, green organic food, with techniques old and techniques new. In every recipe, a folk tale to tell, an archive, a lost world to view, a voice of flavors, consecration like a dream come true. The magic Mahaprasad brings in every nook and cranny the love among the devotees beyond margins, a canvas of borderless society, a masterpiece uncanny in a kitchen where traditions, cultures melt, thrive and buzz, where ancient wisdoms, Indian knowledge systems stir in every dish, indigenous recipes, gift of old world, textile of intertextual brims. From north to south, from east to west shores, Zara showers strive and their culinary treasures. Here, recipes are secret, passed down, the oral voices speak, beneath the moon of the Puri Sea beach, the gentle light and dark, the aroma of cedar and stage of planks and earthen pots so right, a salmon coral story in cedar wraps does proliferate. Taste of history, Sabara tribes to Puri Badadandam, Odia monarch, Indradumya, king of Vishwavasu, their legend. The mythopoetic, the mythopoeia, the creation of the Jagannath temple, the story of the cosmological time set. Lord Jagannath, the Lord of the universe, his pitch black skin, his half-built limbs, his solidarity with the black and the differently abled, the morphological features and the countenance of an unfinished, premature, aboriginal, savage, exotic look of the three deities, three siblings' kitchen garden that goddess Lakshmi embellishes, corn, beans, squash, companions of the soil, spirits entwine in harmony, they cultivate hope, their colors optimistic, food is the theme, food is the symbol, food is the land, food is the musical design, food is the sacred art of Lord Jagannath's Rasoi Ghar. Here ethos and faith work as the fuel, ancestral secrets whispered, inherited moods guide the cook's deft hands, in ghee, zero oil, steamed vegetables, honey and beans, histories unfold. From ancient rituals, tastes nostalgic, poignant, a journey back through time,
to that sacred home of the Lord, from Pacific Ocean and islands to the desert's heart, aboriginal recipes, traditional to complete, in every bite there is antiquity. No one goes hungry, starving from Jagannath Puri. Here, food is the language that transcends all borders. A taste of Odia culture, food is the world of divine orders. In every bite, a feeling holds memories, emotions, and life's rewards. So with this, I will stop here. Thank you so much for your patient hearing. लेकिन बहुत आसानी से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत आसानी से शुरू कर लेते तो एक छोटी सी जगह पर घूमते वापस आ जाते हैं। तो मौन में जो वाक्य बनता है, एक बड़ा चमकदार सा वाक्य बनता है, वो आपके इर्द घूमता है, उस समय आपको लालच होता है कि ये वाक्य फिर नहीं आएगा, इसको मैं लिख लूं, लेकिन वो कई बार फॉल्स स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि उस चमकदार वाक्य को अगर वो किसी प्रेरणा से आ रहा है, अगर वो मेरे रिसेप्टिकल के लिए आ रहा है, तो भी उस वाक्य को अपने को धीरे धीरे फॉर्म करना चाहिए कि वो किस अनुभव, किस आर्टिकुलेशन, किस एम्बिग्विटी में से निकलना चाहता है। और राइटर का चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि वो सही शब्द पकड़ सके, उसका चैलेंज ये भी है कि वो अति से बचे, वो अपने पाठक की इंटेलिजेंस पर इतना भरोसा रखे कि जो उसने नहीं लिखा है वो भी वो पढ़ लेगा। तो कैसे पढ़ लेगा, कैसे होगा, इसी में कोई मिस्ट्री है। और मुझे लगता है कि ये होता तो सरस्वती की कृपा से ही है। अगर सरस्वती की कृपा न हो तो हम खोखले लेकिन चमकदार वाक्यों के पीछे बहुत भागे। पर अगर हमारे को कभी भी कोई भी बात बन के आती है तो कोई तो हमारे अंदर बोलता है और हमें कहता है कि ये सही है। जीने के लिए भी अंदर से ही कोई बताता है ये सही तरह से जीना है, ये गलत तरह से जीना है। बस उछालते रहना होता, तब जाकर हो सकता है कि वर्षों बाद मेरे पास दिखाने के लिए 10 किताबें ही हों, लेकिन छलनी मेरी पूरी चलनी चाहिए। छलनी में ऐसा होना चाहिए कि इसमें शायद 50 चीज़ें निकल सकती थी, लेकिन मैंने इतना बुद्धिमानी बरती, इतना पेशेंस रखा कि झरने वाली चीज़ को झर कर दिया, सभी कुछ को नहीं लिखा। Artist work, but you are artists of words. Do you write for art's sake, or do you keep your reader in mind? Or reader? Yeah. What Gagan ji said कि जो मैं लिखती हूँ तो जो unsaid है, she hopes that the reader will be able to understand that, or it will resonate. The words will resonate. More than that, the silences will resonate with the reader. So when you write, do you think of the reader or you just write? I think of the reader first, foremost, because it is for him to savor. खाना किया और हमने प्यार से परोसा, उसने खाया, or you can say, then he blessed, and then he thanked you. उसको आनंद मिला, उसका वो process is complete. Otherwise, it's okay. I see I'm a perfectionist. I do
worship art in all its forms. I write essays. I am from Goa, Kokni. We have got very good actors and singers over there of very high repute and class. So I write a drama for them. And personally, as a writer, I was talking to many writers over here that drama is the most difficult genre of literature. It is only where the drama is played or popular. Like for example, there are some states wherein it is not at all popular. In Goa, Maharashtra, in Bengal and few states it is very popular. And there are playwrights of repute. In Hindi, I don't know, madam must be knowing whether, but in other Marathi languages, there are more and more, it is all types of theater blooming all the time. Like few like such, but in Marathi, other our Kokni, there are many playwrights. I write play, it's a 2 hours play, wherein I have to see both. I have to see readers that they are glued to the seats for 2 hours. So, along with my team of technicians, of light man, sound, of the costume maker, of everything, it is a synchronized effect. There is a art there, terrific art. They are very powerful actors. They just give you such an intoxicating kick, like my play myself or my family which is here, they are here. They enjoyed it more. They would not have read the story had I written it, very frankly. Nobody has patience now, we have to think of it. Readership is, which I don't know, listening for various reasons. TV serials, they give daily soap, whatever it is, they give stories only, but they enjoyed the play. For 2 days they were just speaking about it. So, that is the joy, that is the impact of the literature, I would say, and the performing art also, both together. So, I see both the reader who is my consumer there, otherwise what is the point writing it? That is the same fate now we see around. हम देख रहे हैं अभी कितना लोग पढ़ते हैं, रीडरशिप कितनी बढ़ती है, भाषा पर प्रेम और उसमें लिखना कितना बढ़ता है और घट रहा है. So you understood what I mean exactly. You are a very good interviewer because I am from media. I retired from radio TV last year. You are putting very nicely. The question, of course, I will take from what Sir has said. This, authors, writers have always had various issues when it comes to sharing their literature with the reader. But in today's day and age, is it more difficult because now people live in the world of SMSs, WhatsApp, even the language has changed. We don't even understand Gen Z lingo anymore. तो ऐसे माहौल में जब आप लिखते हैं और translate. When you write in this sort of a context, what are the challenges you face when you're writing? Vanakkam, thanks for this question. I know this is a very pressing question. It cuts both ways. Social media cuts both ways. At this moment, I think Indian writers, Tamil writers, I think it is helping them. Social media is helping them rather than hindering. I have been writing for 40 years. The first 30 years, I don't think I found enough readers. Now, in the last 10 years, I think I have found more readers, especially younger people are reading me. Nobody would have believed, 20 years, 30 years ago, that young people will read works of history, works of cultural history or social history. But now, I find that young people are actually, they are actually asking for good, nice history. There is actually not enough good people writing. So they are making do with average people like me. So there is a lot of scope. And I think social media is expanding the opportunities for readers and writers especially in two ways. One is, it is making them easier to access information for themselves. What took me many years to find, now I am able to find more easily. That is one. Then I have more tools which will help me. There was also a question, I briefly got it from what you were saying, about craft and inspiration. Craft is a necessary condition. So to acquire that necessary condition of craft,
I think the new technology is helping. But the inspirational part, without which the craft doesn't work. For that, I think you have to stick to age-old definitions of inspiration, of real art, etc. So to kind of wind up my kind of rambling points, thoughts and points, because we are still not very clear what social media is doing. It is also coming in the way of, unless you are able to hold the attention of the reader, they are going to go somewhere else. So in that sense, it is a challenge. But I would still put a caveat. Many readers are tired of this flipping and scrolling quickly. They say, no, we want, give us big books which we can actually sit and read in a leisurely manner. We don't want to keep flipping. So if you are able to write big books but which are good, which will catch the attention of the reader, either in terms of content or style, I think this is a great time to be a writer. So this leads to, that's very well put about people wanting to read history. Do you think the generations, the young generations who at one time believed whatever they got on WhatsApp are now questioning that? Because we see in society that people tend to prevaricate a lot, they are disingenuous. So people are looking for the truth. Is that the reason why people now want big books on history which are more authenticated, which can be trusted? I think there are two different points. One is that has been created by a number of factors. I have mentioned a few. We leave that out. But the question of the veracity, the credibility of writing, that is the biggest crisis. I might have taken 40 years to do research and write something, or my colleague might have taken 40 years to gain expertise in something, in theatre art. I started just yesterday, I flipped through a few things and I write something. And for the common reader, we are on the same level. This is the challenge. So you have to demonstrate that, this person, whatever he's saying, he is not competent enough to say it. You can have opinions, but to have considered judgments, it requires you doing your homework, reading a lot, comparing, being able to identify whether what is being said is being said by a competent person or anybody on the street is saying. That is a challenge, but I think this is a challenge that we should take. Without taking that up, taking that challenge up, I don't think we have any future. The other question I want to ask you, I kindly hold on to the mic for another moment. The advent of AI. So now you can just get, of course you have to now master prompts. Those also have to be in very clear language, otherwise ChatGPT and these other apps don't understand what you're saying. But you can easily write something by just telling AI to write. AI, I think it's still in very early stages, and we are, I suppose, I look at it, seem to be one of the youngest in this group, which tells a lot. I don't think we are really competent enough to say what is going to happen, but there is no doubt that we are at the cusp of a great epistemological revolution. Writing is going to change dramatically in the next 5 to 10 years, but I still believe that generative AI will have its limitations. It's not that we didn't have ghostwriters. We have ghostwriters, but we know the difference between ghostwriting and good writing. But how far this new technology is going to improve itself to a certain stage that it will make good writing redundant, it's not a worry just for writers. It's not our worry. I think it is the worry of the humankind. So let the humankind, let the civilizations worry about it. Whatever comes out of it, we will be partakers of it, either the good or the bad. So I like this.
So, sir, I want to ask you again from this. I'm taking a cue from what sir said. Language, of course, you can use AI to probably make whatever your passages or whatever your writing is grammatically correct. But being grammatically correct is not necessarily the mark of a good writer. Sometimes when you take liberties with language, that is where the magic lies. So, what do you think is the value of when you write in your own language? What do you think is the value of being true to the sensibility rather than the grammar of language? ఇక్కడ హాజరైన అందరికీ మా శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు టుడే ఇస్ ది వరల్డ్ ఉమెన్స్ డే. On this occasion, I wish all the women present here today my best wishes and highest respect. Thank you. My wishes to you also, madam. Particularly. Okay. Today, all our friends joined here. My journey with literature, 50 years. Now I am 71. Since my age 19, that is from 1974, I am with literature. My journey with literature. I am first of all, I am interested in my passion with poetry and story. But I got much respect with those two forms. So I left much. Okay. Then after, regarding to, I am a Progressive Writers Association member. Now at present I am the President of All India Progressive Writers Association since 2023. I used to write only literary essays from all this period. 4 or 5 books, my literary essays came out. My literary essays book, Deepika, was selected for this award. There are 36 articles about. My friend said he was interested in history. Yes, I am interested in literary history. That it is very necessary to this generation. What is traditional literature? What is progressive literature? What is revolutionary literature? This generation should be know about all those forms. So I am working with progressive literary criticism on my way onward. So that your question is? The importance of language, which is not necessarily grammatically correct, but is sensitive. Language to you. What is the importance of language? Yes. Language is the main force of the literature. But it is very necessary. We are all doing in our mother tongue, but we want there must be translation academies in all over India. Yes. We request our PW request from all these places. We don't know about Tamil literature, we don't know about Kashmiri literature, we don't know about Assam literature. We want with this this our Kendra Sahitya Academy, we request this academy to arrange academies, translation academies in everywhere. But there is no translation academy in Tamil Nadu. I came to that. So mother tongue is very, but if all the literature should go to other languages also, my interest is mother tongue. I don't know other Hindi or Tamil or language, but I am interested in Telugu language. But some of my articles will be translated into other language. They will go to all our national progressive, part of national progressive literature. AI will help bad and average writers at this stage. साहित्य अकादमी से हूँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था जो अनुवाद की बात उठी। साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में अनुवाद का ही काम करती है। हमारा मुख्य काम ही है अनुवाद के लिए। लेकिन जो कौल साहब ने भी कहा, कुछ समस्याएं अब हमें महसूस हो रही हैं। मूल भाषा से अनुवाद
अमूमन क्या हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी हिंदी से तो अनुवादक उपलब्ध हैं, लेकिन मूल भाषाओं से दूसरी भाषाओं को पकड़ने या जाने में तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। एक भाषा पहले कहीं और गई, किसी परिवेश में गई, फिर वहाँ से आई, तो लगभग वो जो मूल होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसका सेंस और वो तो। और अब तभी हमें ज़रूरत होती है, हम वर्कशॉप्स करते हैं, लेकिन वर्कशॉप्स में भी आप जानते हैं कौन साहब हमने कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं। जो नई पीढ़ी है और जो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि वो बहुत जल्दी चीज़ें सीखने का जो एक उनका रहता है, या उनको लगता है कि शायद वो बेहतर चीज़ें समझ और कर पा रहे हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो अनुवाद हमारा मूल है, आपस में जोड़ने का भी, लेकिन ये समस्या हमको महसूस हो रही है। लेकिन अभी जैसे लास्ट में कहा AI, लेकिन AI के साथ वही है, वो जो अनुवाद होगा या दूसरे होगा वो बहुत एवरेज अनुवाद होता है। और अमूमन कहना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे अनुवाद हमारे पास ऐसे ही आ रहे हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर में डाले जाते हैं वो सब चीज़ें चेंज की गई और वो अनुवाद नहीं होता है। तो वो जो एक जो पहले बहुत संतुलन था, जो आपकी बात दूसरी भाषा तक जाने में जो चीज़ें, जैसे बांग्ला साहित्य हमने सारा हिंदी में पढ़ा, पूरे देश में बांग्ला साहित्य जो था, समझ जो थी, वो हिंदी में ही आया और बहुत पॉपुलर रहा, कई बार तो हिंदी से ज़्यादा पॉपुलर रहा। तो वो इसीलिए था कि वो पकड़ रहे थे वो चीज़ों को, उस परिवेश को समझा पा रहे थे, उन चीज़ों को हम तक पहुंचा पा रहे थे। तो लोकप्रियता का वही मेन कारण तो ये है कि भाषा जब तक हमको छुएगी नहीं, चाहे वो अनुवाद की है चाहे मूल भाषा है, जब तक वो हम तक नहीं पहुंचेगा। विषय लोकप्रिय हो सकता है, रोचक हो सकता है, लेकिन उसको ग्रैब करना, हम तक पहुँचने में जब तक उसकी सरलता नहीं होगी, उसकी सहजता नहीं होगी, नहीं पहुँचेगा। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप जो विभिन्न भारतीय भाषाओं से हैं, तो अपने क्षेत्र में वहाँ अनुवाद के रूप में क्या काम हो रहा है, उसमें क्या आपको मतलब कमियां दिख रही हैं, और एकेडमी और क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकती है। तो उस तरह के सुझाव भी आप हमसे भी अभी भी हम बोल सकते हैं, और बाकायदा हमारे सचिव हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको लिख कर भी प्रसारित किया जाता है कि हमें कैसी चीज़ों को सुधारना है। क्योंकि ये तो है कि अब ज़रूरत है, लोग यंग राइटर्स पढ़ना मांग रहे हैं और अपनी भाषाओं में भी मांग रहे हैं, तो अनुवाद में तेज़ी होनी चाहिए। पहले की तरह नहीं कि 1 या 2 किताब भी आ जाती थी तो हमको लगता था बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन अब उसकी खपत भी है और ज़रूरत भी है। तो उस पर भी अगर आप लोग सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी बोल सकता है, कोई भी शुरू कर सकता है। Thank you for being here and congratulations on your award. नमस्ते, मैं उस भाषा से आता हूँ जिसे सिंधी कहते हैं। सिंधी का कोई राज्य नहीं है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। राज्य या प्रांत अपना स्टेट न होने के कारण जो हमें अपनी भाषा के प्रति, अपने साहित्य की जितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है वो केवल हम ही जान सकते हैं। क्योंकि हमारा जो साहित्य है, पढ़ने वाले भी पूरे देश के अंदर कोने कोने में फैले हुए हैं। स्कूल है नहीं। किसी समय में होते थे तो बड़े बड़े शहरों में, नगरों में स्कूल होते थे, जहाँ बच्चे, अहमदाबाद है, मुंबई है, कलकत्ता में तो कभी मैंने सिंधी स्कूल का कभी सुना भी नहीं है। तो इस तरह के जो जितने भी स्कूल थे तो वहाँ बच्चे पढ़ते थे, तो उस समय हमारे साहित्य के वो रीडर्स भी हुआ करते थे, कुछ न कुछ हमें मिलता था। लेकिन अब समस्या ये है कि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं, और मान लो कि किसी जगह कोई ऐसी कोई व्यवस्था की भी जाए तो उसी स्पॉट में, इसे कोने में, एक छोटे से गांव में, एक कस्बे में रहने वाला बच्चा वो किस तरह से अब सिंधी भाषा से, अपनी मातृभाषा से किस तरह से जुड़े, वो एक बड़ा मसला है। एक बात ये भी है, और दूसरी बात हमारे, आप जानते होंगे, कई बार समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि हमारी लिपि की जो स्क्रिप्ट की जो समस्या है वो भी बरसों से चली आ रही है। इट इज़ अ बिकॉज ऑफ पार्टीशन। आज़ादी के बाद हमें सिंध को छोड़कर या इंडिया में आना पड़ा, वो भी था तो इंडिया ही, पार्टीशन के विभाजन के कारण आना पड़ा। तो उसका रिजल्ट ये आया कि वहाँ के जो लोग सिंधी, खास करके मुस्लिम सिंधी थे, और उनकी जनसंख्या बहुत है यहाँ के सिंधियों से ज़्यादा। तो यहाँ जो पूरे देश के अंदर कोने कोने में जो
सिंधी बसते हैं, तो वहाँ जो लिपि का उपयोग होता था वो अरेबिक स्टाइल की लिपि का होता था। और यहाँ इंडिया में आकर कोने कोने में रहने वाले जो अभिभावक हैं उनका ये कहना होता है कि भाई चलो हम तो यहाँ देश में रहते, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है ही, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के जरिए हम क्यों नहीं अपनी सिंधी भाषा को सीखें। तो वो देवनागरी लिपि अपनाने के लिए ज़्यादा बल दे रहे हैं, तो इससे भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। सिंधी स्कूल जो जहाँ उनको जैसे सभी सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो उसमें से एक मान लीजिए कि सिंधी का सब्जेक्ट भी उन्होंने लिया है, तो उनको जो अपना उनका जो सभी भाषाओं का जो फार्मूला है उसमें वो सिंधी सब विषय बैठता भी नहीं। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं हम काहे के लिए सिंधी को पढ़ाएं, अभी आप हमारे इसमें मार्कशीट में काउंट नहीं करोगे तो मतलब क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, इस तरह के सवाल सिंधी जो अभिभावक है पूरे देश के अंदर वो भी करते रहते हैं। अब तक हुआ नहीं है, प्रोफेशनल कोई भी लेखक नहीं है। हम लिखते हैं तो केवल अपने भाषा के प्रति अपना जो स्नेह है, मोह है, आत्मीयता है, प्रेम है, उसके कारण हम लिखते हैं, बाकी हमें कुछ मिलता नहीं है। मैंने लगभग 250 पुस्तकें मैंने लिखी है, और विशेष तो मेरा जो बाल साहित्य का क्षेत्र रहा है, हिंदी में भी लिखता हूँ, गुजराती में भी लिखता हूँ, सिंधी में भी लिखता हूँ। तो सिंधी में जो हम किताबें छापते हैं तो ऐसा ही समझिए कि हमारे घर पे ही रहने होती है। हमारे बुजुर्ग जो जितने लेखक जो सिंधी जानते हैं, वो बच्चों की किताबें वो बड़े लोग पढ़ते हैं, और बड़े लोग पढ़कर अपने बच्चों को कभी कभी समय मिला तो उनको सुनाते हैं। ये बहुत बड़े मसले हैं। और अनुवाद के बारे में भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर हमारे केंद्र में हिंदी और अंग्रेजी होती है। साउथ की जितनी भी, दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, उनका साहित्य हमारी भाषाओं तक कम पहुंचता है। और कम कैसे पहुंचता है? अगर वहाँ तो तेलुगु भाषी लेखक अगर वो हिंदी में जानता होगा तो अपनी कहानी वो हिंदी में अनुवाद करके दे सकता है, उसके जरिए हम तेलुगु की कहानी को समझ सकते हैं, मलयालम की कहानी को समझ सकते हैं, तमिल की कहानी को, कन्नड़ की कहानी को समझ सकते हैं। पर लेकिन होता ही है तो जो हिंदी और अंग्रेजी के मास्टर हैं उनकी पहुंच जो है वो लगभग ऐसी भाषाओं तक सीमित रहती है जितनी भाषाएं आसपास में, जैसे मराठी है, ये है, वो उसमें भी काम करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दक्षिण भारत में इतना बड़ा रिच साहित्य है, बिल्कुल बढ़िया साहित्य है, वो हम तक पहुंचता नहीं। हिंदी के जरिए भी कम पहुंचता है, अंग्रेजी के माध्यम से भी कम पहुंचता है। ये तो ठीक है, साहित्य अकादमी के जो 2 जर्नल है, इंडियन लिटरेचर और समकालीन भारतीय साहित्य, उनके द्वारा हमें दूसरी भाषाओं के साहित्य के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो बाकी हम तो जब लिखते हैं तो मैं इसलिए मैंने अपनी जो राहत जो तय की है, मैं बड़ों के लिए भी लिखता हूँ, तो मेरे मन में केवल ये बात होती है कि उसको मैं सिंपल से सिंपल भाषा में प्रस्तुत करूँ। क्योंकि हम जो बोझिल बात करेंगे, इतनी मुश्किल बात करेंगे, तो जिनके एक तो पढ़ने का रुझान है ही नहीं, शौक है नहीं, उन तक हमें चीज़ अपनी पहुंचानी है, तो उनके पास उनके पल्ले कुछ पढ़े, उसको समझ में आए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके। और मैं बहुत सारी सिंपल वे में मैं कहानियाँ लिखता हूँ, और हमारे देश की जितने भी समस्याएं देखते हैं आए दिन, पूरे दिन के अंदर देखिए कि कितनी घटनाएं पूरे देश में होती हैं। कई ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, हमको बिल्कुल पीड़ा होती है, देखते हैं। कई बार ऐसे भी घटनाएं हमने देखी है कि रात को नींद उड़ जाती है और पूरी रात पर वो मंथन हमारे मगज में चलता रहता है कि चलो इस चीज़ को हम अपने साहित्य के द्वारा लोगों तक किस तरह से पहुँचाएं।